नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह दरअसल आप लोगों के डिमांड पे ही है। मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, आप में से कुछ लोग लगातार कह रहे थे कि इकोनॉमी पे किसी टॉपिक पे बात करेंगे, और जो आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो टॉपिक सजेस्ट किया था, संयोग से वह चर्चा में भी आ गया। तो मैंने यह उपयुक्त समय समझा कि इस पर बात की जानी चाहिए। आज का टॉपिक जो है वह आपके जीएस का जो तीसरा पेपर है वहां के इकोनॉमी खंड से जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, अब इसमें समझ लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूं। आप में से कई लोगों का कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि सिनॉप्सिस बनाना थोड़ा सिखा दीजिए। इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि सिनॉप्सिस किसी टॉपिक का कैसे बनाते हैं। एक जो क्वेश्चन मैंने दिया है प्रीलिम्स का है, तो उसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। दूसरी बात, यहां पर जैसा आप टॉपिक देख रहे हैं जीडीपी वृद्धि और बेरोजगारी में संबंध, तो जीडीपी की बात तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही बेरोजगारी और उसमें इस दोनों में क्या संबंध है इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। जब हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो आपको यहां ध्यान रखना है, बेरोजगारी मेंस का एक पूरा टॉपिक है आपका इकोनॉमी का, तो यह टॉपिक आपका पूरा आज डिटेल से तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपको करना क्या है कि अपना नोट्स निकाल लीजिए और आज पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज सिर्फ सुनना नहीं है, कुछ बातें आपको लिखते चले जाना है। ठीक है, वैसे इसका पीडीएफ जो है मैं संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में भी डलवा दूंगा ताकि आपको सहूलियत हो। फिर भी देखना है, इसको स्किप नहीं करना है वीडियो को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मामला क्या चल रहा है, क्यों हम इस टॉपिक पर आज चर्चा करने आए हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। द इशूज इज नॉट अबाउट इंडिया जीडीपी बट इट्स जेडीपी की बात की जा रही है। यहां कहा जा रहा है कि देखिए, इंडिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल घरेलू उत्पाद, वह तो बहुत बेहतर है। बाकी वैश्विक हालात में अगर देखें तो इंडिया की जीडीपी जो है, आईएमएफ भी कह रही है, वर्ल्ड बैंक भी कहा जा रहा है, आरबीआई के द्वारा भी, नीति आयोग भी कह रही है कि भाई इंडिया की जीडीपी जो है वह ठीक ठाक स्थिति में बढ़ रही है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन मामला यहां पर है जेडीपी का, यहां पर जे स्टैंड फॉर जॉब की बात हम करने वाले हैं कि भैया एक देश जहां की जीडीपी तो अच्छा खासा काम कर रही है, बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन वहां के लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, जॉबलेस कंट्री के रूप में जाने लगी है इंडिया। तो इसको लेकर के हम बात करेंगे और डिटेल से फिर इन सब चीजों को समझेंगे। प्रमुख बिंदु क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि चर्चा में क्यों आ गया है मुद्दा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया था। आप जानते हैं कि मानसून सत्र लोकसभा में और राज्यसभा में जो भी संसद में चला था वो हाल ही में खत्म हुआ है। तो इस बार सदन में मानसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए लाया गया था, जिस पर हम एक बार चर्चा भी कर चुके हैं। इसी के दौरान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कहा कि भारत की जो जीडीपी है उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है, भारत की जीडीपी दर अच्छी है बाकी वैश्विक तुलना अगर करें दुनिया के बाकी देशों से तो, और भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, ऐसा निर्मला सीतारमण जी का कहना है। इस पर जो है पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम साहब हैं, उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के समय वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर वर्तमान समय की जो सरकार है उससे बेहतर है। अब पक्ष विपक्ष हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते ही रहते हैं, हमें इन सब बातों पर नहीं जाना है, हम सिर्फ करंट में देख लिए कि मुद्दा क्या चल रहा है। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट को लेकर के कि हमारे लिए क्या जरूरी है। अब जैसा कि बार बार मैंने कहा कि जीडीपी की बात की, ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जीडीपी है क्या। अब देखेंगे, कई बार मैं वैसे इसको बता चुका हूं इस टॉपिक को, लेकिन फिर से हम इसको बता देते हैं। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, जब अर्थव्यवस्था की बात कहते हैं तो वह किसी क्षेत्र से संबंधित होता है। जैसे इंडियन इकोनॉमी होगा, यूएसए का इकोनॉमी होगा, ब्रिटेन का इकोनॉमी होगा, ठीक है, तो क्षेत्र विशेष की बात करेंगे। तो किसी अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की एक बुनियादी माप जो है वह जीडीपी में तय की जाती है। अब जीडीपी है क्या, जीडीपी को समझने के लिए सबसे पहले आप यहां पर कर लीजिए कि कोई एक वर्ष निर्धारित कर लीजिए। पहली चीज तो एक काम आपने कर लिया। अब समझ लेते हैं कि उत्पादन किन चीजों का होता है, या तो वस्तु का होगा या सेवा का होगा। आप में से जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है सिनॉप्सिस बनाने में, रिवीजन करने के लिए सिनॉप्सिस का बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो पूरा क्या होगा कि 300 पेजेस 400 पेजेस का नोट्स पूरे सिलेबस का तैयार हो जाएगा और फिर आप देखते हैं थक जाएंगे, आपसे रिवीजन हो नहीं पाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। अगर जीडीपी मुझे पढ़ना है, ठीक है, मेरे पास समय कम है, मैं एक नजर में उसे पढ़ना चाहता हूं, तो हमने यहां लिखा कि एक वर्ष हमने तय कर लिया, कोई एक वर्ष उत्पादन दो चीजों का होगा, वस्तु और फिर सेवा। तो हमने क्या किया, वस्तु और सेवा का यहां पर अंतिम मूल्य देख लेंगे। ये जो उत्पादन होगा उसका अंतिम मूल्य जो होगा उसका कुल योग वह क्या हो जाएगा,
जीडीपी। अब ये सिनॉप्सिस हमारा तैयार हो गया। इतनी ही बातें यदि हम देख लेते हैं तो जीडीपी क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक वर्ष में एक राष्ट्र की, यानी कि हमने तय कर दिया, मैंने कहा कि क्षेत्र के साथ संबंधित होगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था कही जाएगी, ठीक है। एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं, वस्तु और सेवाओं का बाजार मूल्य होगा, जो भी अंतिम मूल्य होगा वही जीडीपी होगा। यह मामला क्लियर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब भारत की जीडीपी पर एक नजर डाल लेते हैं। जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कही हैं कि भारत की जो जीडीपी दर है वो लगातार बढ़ रही है, स्थिर है और बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। तो जरा देखते हैं, पिछले कुछ वर्षों को पलट के पीछे जाते हैं कि भारत के जीडीपी की स्थिति देखते हैं। देखिए, 2019-20 का आंकड़ा दिया जा रहा है कि भारत की जीडीपी जो है 3.7% है, और यहां पर अगर देखेंगे 2021 में तो ये आपको ऋणात्मक नजर आएगा, -6.6%। यहीं पर जाकर के हम लोगों को थोड़ा सा रुकना है, देखना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों है। क्योंकि ये समय जो है वह कौन सा समय है? कोरोना काल का समय है, ठीक है। कोरोना महामारी का दौर था। तो कोरोना महामारी में क्या हुआ, अब फिर से आपको मैं डेफिनेशन पे ले चलता हूं, कैसे किसी चीज को बिना याद किए हुए आपको याद रहेगा। देखिए, आप में से जो लोगों ने कहा है, जिन लोगों ने कमेंट किया है कि इकोनॉमी उनको थोड़ा कठिन नजर आता है, मैं आपको पहले भी एक बार बताया था, फिर से बता दूं कि इकोनॉमी जो है वो कॉन्सेप्ट का सब्जेक्ट है, टर्मिनोलॉजी है। अगर आप उन चीजों को समझने लग जाएंगे तो फिर आपको ये बहुत आसान हो जाएगा। वैसे भी आप संभव है ए के अरुण सर से क्लास किए होंगे या करेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास नहीं किया तो उनकी इकोनॉमी की क्लास कर लेने के बाद आपको इकोनॉमी से संबंधित कोई समस्या नहीं बचेगी, ये हमारी गारंटी है। और बाकी जो करंट की चीजें हैं वो यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देख ही रहे। अब जैसा कि मैंने यहां पर आपको कहा था कि समझने के लिए कैसे समझते हैं, यहां पर देखिए 2019-20 और 20-21 ये दो वित्तीय वर्ष है। इस दो वित्तीय वर्ष में हमने देखा कि भारत की जीडीपी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बल्कि 20-21 में -6.6% पे चली गई है। ऋणात्मक स्थिति को लेकर के यहां पर हम देखते हैं। अब हमें समझना है कि ये कोरोना का काल था, हमने आपको बता दिया कि कोरोना महामारी के दौरान ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन अब हमें देखना है कि क्यों ऐसी स्थिति हो गई, कोरोना महामारी में ऐसा क्या हो गया कि इस तरह की स्थिति हो गई। तो मैंने आपको क्या कहा था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होगा, वस्तु और सेवा का अंतिम उत्पादन मूल्य का योग होगा किसी एक वर्ष में। तो वस्तु और सेवा यहां देखना है। अब कोरोना के समय में क्या हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो क्या प्रभावित हुआ, उत्पादन। उत्पादन गिर गया या खत्म हो गया, खत्म ही हो गया, लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया चीजें, तो वस्तु और सेवा का उत्पादन गिर गया। तो फिर अंतिम मूल्य उत्पादन हुआ ही नहीं, तो फिर जीडीपी में कहां से ग्रोथ होगा। तो यही कहने का यहां पर माजरा है। यदि आप इस चीज को इस तरह से समझ ले जाएंगे तो फिर आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमी आपके लिए बहुत आसान नजर आने लग जाएगा। 2021-22 की अगर बात करें तो 8.7%, 2022-23 की बात करें तो 7% रहा है, और 23-24 जो भी है तो 6 से 6.8% रहने की अनुमान यह बताया गया है भारत के जीडीपी। तो अगर आप देखेंगे कोरोना महामारी खत्म होने के बाद जहां दुनिया के बाकी अर्थव्यवस्था जो है उसकी जीडीपी की हालत देखें, अगर जीडीपी के नजरिए से उनकी आर्थिक विकास देखें तो वह बहुत अच्छा नजर नहीं आता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो। लेकिन अगर भारत की स्थिति देखें तो खुद आईएमएफ ने कहा कि भारत जो है अर्थव्यवस्था के लिहाज से इस डूबती हुई दुनिया में अभी रोशनी का काम कर रहा है। ये दुनिया में अर्थव्यवस्था का जो अंधेरा आ रहा है, वैसे भी 2023 को क्या कहा जा रहा है, मंदी का साल कहा जा रहा है, ठीक है। और उस स्थिति में भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी दिखाने का काम कर रही है, ऐसा आईएमएफ कह रही है, ठीक है। किसके आधार पर, तो भारत की ये जो जीडीपी दर है वो लगातार बेहतर कर रही है बाकी अर्थव्यवस्थाओं से, ठीक है। इन सब चीजों को समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने जीडीपी तो आपको दिखा दिया, मैंने आपको समझा दिया कि कोरोना के समय जीडीपी थोड़ा सा हमारा गिरा था, लेकिन बाकी अर्थव्यवस्था के मुकाबले कोरोना के बाद हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला समझ में आ गया। अब हम अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जीडीपी और बेरोजगारी के संबंध को हम देखेंगे, ठीक है। हम जानेंगे कि आज हमारा चर्चा का क्या मुद्दा था कि हमने जीडीपी से बेरोजगारी को जोड़ना है। मुद्दा क्या उठा था कि जीडीपी तो आपका बेहतर है, लेकिन आपके कंट्री के अधिकांशतः लोग जॉबलेस हैं, नौकरी नहीं है, आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास नहीं है। तो फिर देखते हैं यहां पर नौकरी का मुद्दा, यानी कि अब हम टॉपिक को शिफ्ट कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के। अच्छा, मैंने एक शब्द अभी कहा आपसे, आर्थिक समृद्धि। मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा सा आपको बता ही दूं, नहीं तो फिर समृद्धि, और यहां पर विकास की बात की मैंने, ठीक है। अब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है,
देखिए, जब आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे ना, तो ये अर्थव्यवस्था के टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ मुद्दा आएगा कि जीडीपी कितना अच्छा हो रहा है, ठीक है, कितने लोगों को जॉब वगैरह मिल रहा है, इन सब चीजों को लेकर के हम बात करेंगे। यानी कि मोटा मोटी अर्थव्यवस्था तक हम घिर के रह गए कि देश आर्थिक समृद्धि कितनी कर रही है। लेकिन जब हम विकास की बात करेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से जीवन की गुणवत्ता को लेकर के चलेंगे। इसमें शिक्षा भी आ जाएगा, स्वास्थ्य भी आ जाएगा, खुशहाल जीवन आ जाएगा, ये सारे चीजें, एडुकेशन आ गया, हेल्थ आ जाएगा, ये सारे चीजें इसमें शामिल होगा। अब ये बताइए कि आर्थिक समृद्धि में आर्थिक विकास शामिल है क्या? ध्यान देना है, एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, ये कई बार आपको कंफ्यूजन करेगा। जब आर्थिक समृद्धि की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आर्थिक विकास शामिल नहीं है। अब आते हैं इधर, जब आर्थिक विकास की मैंने बात किया तो क्या उसमें आर्थिक समृद्धि शामिल है? जी हां। यानी कि जब आर्थिक विकास होगा तो निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था तो बेहतर होगी ही होगी, जीडीपी, जीएनपी ये सब तो बेहतर होगा ही, लोगों की सैलरी बढ़ेगी ही, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, उत्पादन होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बढ़िया होगा, अर्थव्यवस्था की सारी गतिविधियां बढ़िया चलेगी। लेकिन उसके अलावा क्या होगा? जीवन की गुणवत्ता पर हम जोर देंगे। यानी कि शिक्षा बेहतर होगा, हमारे देश का स्वास्थ्य बेहतर होगा, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो गया विकास की बात करेंगे। और जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करेंगे तो सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि लोगों का जीवन स्तर किस तरह से चल रहा है। तो यह मसला है, यही फंस कर कभी आ रहा है। अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं तो आज के टॉपिक को आप समझ जाएंगे। और इकोनॉमी की बहुत फेवरेट टॉपिक है, जो आप कहते हैं कि इकोनॉमी की समझ बेहतर हो, उन सब चीजों को समझने के लिए आप इस पर गौर किया कीजिए, ठीक है। तो अभी बात की जा रही कि जीडीपी हमारा बेहतर है, यानी कि हम ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो गुणवत्ता है, नौकरी वगैरह है, अगर नौकरी होगी तभी लोगों का सैलरी आएगा, जीवन स्तर अच्छा होगा, वह नहीं है तो आर्थिक विकास हम नहीं कर रहे हैं। ये बातें की गई है। एसडीआई जब आप पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तब भी ये बातें भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कही जाती है। एसडीआई का एक बार मैंने आपको बताया था, आज के लिए आपका होमवर्क है कि भारत का एसडीआई कितना है यह भी बताइए, एसडीआई के आधार पर भारत कितने नंबर पे है ये आपको बताइए, और एसडीआई से आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं रेगुलर देखता हूं तो आप जरूर लिखिए, ठीक है। अब इस पर चर्चा हमने कर लिया, इससे आगे अब आपको लेकर के चलते हैं तो आप फिर मामले को आप समझ जाएंगे। देखिए, नौकरी का मुद्दा देखिए, यदि भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम पॉपुलर वे में मनरेगा कहते हैं, पहले इसे नरेगा कहा जाता था लेकिन बाद में इसका नाम मनरेगा हो गया। तो मनरेगा योजना के तहत लगातार देखा जा रहा है कि काम मांगने वाले लोगों की संख्या बहुत तादाद में बढ़ी है। यहां ध्यान देना है, मनरेगा एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण स्तर पर चलता है। शब्द पे ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर यह चल रहा है योजना, ठीक है। ग्रामीण यानी कि ग्रामीण स्तर पे चला जा रहा है, शहरी अभी नहीं चल रहा है। रोजगार गारंटी अधिनियम है, यह एक्ट है, इसका उल्लंघन करने पर सजा हो सकता है। और यहां पर रोजगार गारंटी, ग्रामीण स्तर पर रोजगार देने के लिए यह अधिनियम लिया गया था। और इसके तहत जो है, जो लोग गांव में रहते हैं वह काम करना चाहते हैं, उनके लिए साल के कुछ दिन यह तय कर दिया गया है कि उन्हें जॉब मिलेगा ग्राम पंचायत से। यह बातें मैंने इस पर एक बार बहुत डिटेल से बात किया था इस योजना पे। अब यहां समझिए हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों में, यह आंकड़ा मैंने आपको बताया था, पूरा लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। हमने बताया था कि पिछले कुछ समय में देखा जा रहा है, नीति आयोग ने भी यह कहा है कि मनरेगा के तहत काम मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि काम मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन इसमें एक बात छुपा हुआ है। और कहते हैं कि जो बिटवीन द लाइन आपको स्टडी करना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट को, तो यही बात समझना पड़ेगा। अगर यहां पर मनरेगा के तहत अधिक लोग काम मांग रहे हैं और उन्हें काम मिल रहा है, इसका मतलब है कि लोगों के पास और नौकरी पेशा नहीं है, तब वह कहीं न कहीं इस रोजगार गारंटी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं। यही बातें की जा रही है। जिसके पास आय का कोई
वैकल्पिक स्रोत नहीं है, वे ही न्यूनतम मजदूरी के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं। क्योंकि इसमें न्यूनतम मजदूरी की बात की गई है कि आपके पास कोई काम नहीं है तो चलिए ये काम कर लीजिए। मुद्दा समझ में आ गया? चलिए, यदि अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो नौकरियां पैदा होनी चाहिए, जिससे न्यूनतम मजदूरी वाले मनरेगा कार्य की मांग कम होनी चाहिए। क्योंकि यह बात की गई कि चलिए जब तक लोग बेरोजगार हैं न्यूनतम मजदूरी उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन स्थिति बेहतर हो, अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है तो, और लोगों की इसके तहत नौकरी मानने का डिमांड कम होना चाहिए, जबकि देखा जा रहा है कि डिमांड बढ़ता जा रहा है। अब इस पर हम रुक करके एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि आप जरा सोचिए मनरेगा के तहत डिमांड क्यों बढ़ रहा है। फिर से पिछले टॉपिक पे जाइए। मैंने आपसे कहा था कोरोना काल की बात की थी, पेंडेमिक की बात की थी। तो कोरोना में क्या हुआ? पहले क्या होता है, लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। अब गांव से शहर की ओर क्यों पलायन कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा जीवन चाहिए, स्वास्थ्य की स्थिति चाहिए, बच्चों की शिक्षा की बात चाहिए, नौकरी चाहिए। ये सब कहां मिलेगा? शहर में। तो पलायन गांव से शहर की तरफ हुआ। लेकिन कोरोना काल में क्या देखा गया कि शहरों की स्थिति बहुत भयावह हो गई। ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, शहर से प्रवासन करने लगे गांव की ओर। अब समझ रहे हैं? तो गांव लोग गए हैं, शहर में रहने वाले लोग, इनके पास शहर में नौकरी था, यहां फैक्ट्री बंद हो गया लॉकडाउन में, कामकाज नहीं हो रहा है, ये गांव पहुंचे। गांव में इनके पास खेती खलिहानी है, वहां काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर डिमांड बढ़ा। गांव में मनरेगा योजना चलाई जा रही है। मैंने कहा कि ग्रामीण रोजगार की बात करता है यह अधिनियम। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र ये पहुंचते हैं और फिर ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि देखिए शहर में अभी हमारे पास नौकरी नहीं है, लॉकडाउन है, हम लंबे समय तक नहीं जाने वाले हैं, हमें गांव में नौकरी दीजिए। तो क्या हुआ कि लोग जो है अचानक से मनरेगा में नौकरी मांगने वालों की संख्या बड़ी तादाद में बढ़ती देखी गई। ठीक है, इस तरह से समझ के इकोनॉमी को पढ़िए, तब जाकर इकोनॉमी आपके लिए बेहद प्यारी सब्जेक्ट होने वाली है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में नौकरियों में वृद्धि कम मात्रा में हो रही है, जिसकी चर्चा हम डिटेल से किए ही हैं कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि नौकरियां नहीं बढ़ रही है। अब यहां पर भारत में बेरोजगारी की बात करते हैं। यहां से पूरा टॉपिक जो है अलग ही एक मेंस का टॉपिक है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लेना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जुलाई 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 8% दर्ज किया गया था। अब इस चीज को देखिए, यहां पर जुलाई 2023 में 8% बेरोजगारी दर तय किया गया था। आप आंकड़े में देख सकते हैं कि किस महीने में, अक्टूबर 2022 में देखेंगे तो 7.9% बेरोजगारी दर रहा है। उसके बाद बढ़ते बढ़ते देखेंगे जुलाई 2023 में 8% तक बेरोजगारी दर की स्थिति आप यहां देखेंगे। जुलाई के दौरान बेरोजगारी दर में आई कमी का प्रमुख कारण मानसून है। मानसून के कारण पूरे देश में कृषि से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई। अब यहां पर फिर से मैं आपको कहूंगा, समझिए ढंग से। कहा गया है कि जुलाई के मौसम में जो है बेरोजगारी दर कम हुई है। यहां देखिए, ये अप्रैल 2023 हुआ, ये मई हुआ, ये जून हो गया। ठीक है, ये मई है। तो जून में कितना था? 8.5% बेरोजगारी दर था। जुलाई में कितना हुआ? 8% पे आ गया। क्यों आ गया? गिरता है, ये डिक्लाइन करता है। कारण क्या है? मानसून। अब मानसून को समझिए, भारत की जो कृषि है वह मानसून आधारित कृषि है। मानसून अच्छा तो खेती अच्छी हो जाएगी, मानसून बुरी तो खेती बुरी हो जाएगी। तो जैसे ही मानसून आता है ना, बहुत सारे लोग खेती पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही हुआ है। अब जो लोग यहाँ बेरोजगार थे, कामकाज उनके पास नहीं था, मानसून बेहतर हुआ, ये सभी क्या किए? खेतों में पहुंच गए। तो ये बेरोजगार रहे नहीं रहे, इनके पास अब काम है, अपने खेतों में काम कर रहे हैं या किसी और के खेतों में काम कर रहे हैं, तो कृषि से जुड़ी गतिविधि में शामिल हो गए। भारत का कृषि सेक्टर कहीं न कहीं एक ऐसा सेक्टर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सबल बनाता है, उसे बल देता है। कोरोना काल में भी हमने यह चीज देखा था। तो इसके वजह से क्या हुआ, यहां पर जो है बेरोजगारी दर में जुलाई 2023 में कमी की बात की गई है। अब बेरोजगारी की परिभाषा क्या होती है, इसको देख लीजिए। यहां पर NSSO की बात करते हैं, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार रोजगार और बेरोजगारी की परिभाषा तय की जाती है। कार्यरत लोग कौन होते हैं? जो आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जो कि उत्पादन कर रहे हैं, आर्थिक गतिविधि में शामिल हैं, उन्हें कार्यरत लोग कहा जाता है, यानी कि नियोजित कहा जाता है। और बेरोजगार कौन होते हैं? बेरोजगार लोग कहने का मतलब है जो काम की तलाश में हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, काम जानते हैं, काम की तलाश में ही है, मतलब काम करने की इच्छा रखते हैं। ध्यान देना है कि वे लोग जो काम जानते हैं लेकिन काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वो बेरोजगार में नहीं गिने जाएंगे। ध्यान देना है, यहां पर जो बेरोजगारी है वह इस तरह की बेरोजगारी है कि मैं काम करना चाह रहा हूं लेकिन मुझे काम उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है।
ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे इर्द गिर्द नहीं है कि मुझे नौकरी मिल जाए, तो मैं बेरोजगार रहा। लेकिन कई बार क्या होता है, स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, उसको बोलते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग करके आए हैं, आप मेडिकल करके आए हैं, या आप कहीं किसी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, आपको लगा कि आप अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं, आपने यूपीएससी का चयन कर लिया, अब आप मुखर्जी नगर पहुंच गए, संस्कृति आईएएस या कहीं आपने एडमिशन ले लिया और आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप में पूरी क्षमता है कि आप नौकरी कर सके, आप उसके योग्य हैं। लेकिन ध्यान देना है कि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नहीं, आपको नौकरी अभी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का एकमात्र अभी लक्ष्य क्या है? यूपीएससी। आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो आपने काम की तलाश की ही नहीं है। आपके लिए काम उपलब्ध है, लेकिन आपने काम की तलाश नहीं की है। आप बेरोजगार हैं, लेकिन आप स्वैच्छिक बेरोजगार हैं, आपने चयन किया है बेरोजगारी का, मजबूरी में आप बेरोजगार नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझ करके चलना है। और बेरोजगारी दर की जब बात करेंगे, बेरोजगारी दर कैसे फाइंड आउट इकोनॉमी में किया जाता है, तो देखिए, जो बेरोजगार श्रमिक होते हैं उनका डिवाइड किया जाता है जो कुल श्रम शक्ति होता है उससे, और उसको इंटू 100 कर दिया जाता है, तो आपका यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, यही है संस्था जो करती है NSSO। अब यहां देखिए, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार, बेरोजगारी के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं उसको लेकर के हम एक नजर देते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी कहने का मतलब है कि बाजार में उपलब्ध नौकरियों और बाजार में उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। डिमांड है यहां पर कि हमें एक वीडियो एडिटर चाहिए, ठीक है, जॉब वैकेंसी है वीडियो एडिटर की, और यहां पर एक मिल रहा है कॉपीराइटर। तो बताइए, कॉपीराइटर वीडियो एडिटर का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है, तो यह बेरोजगार रह जाएगा। मतलब वैकेंसी है, लेकिन जो योग्यता चाहिए, जो स्किल चाहिए, वह स्किल नहीं है। इसी तरह अगर रिक्वायरमेंट कॉपी एडिटर की है और मिल रहा है वीडियो एडिटर, ठीक है, या कोई नहीं भी मिल रहा है, कॉपी एडिटर चाहिए और वैकेंसी है, लेकिन जिस व्यक्ति को वो नौकरी करना है उसमें यह स्किल नहीं है कि वो कॉपी अच्छा लिख सकता है, ठीक है, वो आर्टिकल लिख सकता है, नहीं लिख सकता है, तो फिर वैकेंसी रहते हुए भी उसे वह रोजगार नहीं मिलेगा। तो यही बातें की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यह है कि डिमांड है, लेकिन डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस वजह से यहाँ पर बेमेल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और बेरोजगारी बनी रह जाती है। चक्रीय बेरोजगारी की बात करेंगे तो व्यापार चक्र का परिणाम होता है। अब व्यापार चक्र कहने का क्या मतलब है? एक साइकिल कैसे बनता है? देखिए, यह चीज जो है कहीं ना कहीं मंदी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। यदि मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ इसमें गिरावट आ जाती है, ये बात की गई है। यानी कि अगर मंदी हो गया तो क्या होगा? बेरोजगारी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहां पर विकास कार्य बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो रहा है, आर्थिक विकास हो जाएगा, तो बेरोजगारी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था कि 2023 के साल को मंदी का साल कहा जाता है, तो आप इसको व्यवहार रूप में आप देख लीजिए। आपको मेरी बातों पे यकीन करने की जरूरत नहीं है, व्यवहार रूप में देखना है। कैसे व्यवहार रूप में देखना है? आप अखबार पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं, मैगजीन संस्कृति आईएएस देती है, पढ़ते हैं, उसमें क्या है, आप पढ़ते होंगे लगातार कि 2023 में बहुत बड़ी बड़ी जो बिग टेक कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, उन्होंने क्या किया, बड़े स्तर पर अपने कामगारों की छटनी की है। जैसे मेटा का नाम आपने सुना होगा, अमेजन का नाम सुना होगा आपने, नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा, बायजू का नाम सुना होगा, हाल ही में अनअकैडमी ने किया। तो ये सब क्या करें, बड़े स्तर पर अपने कामगारों की छटनी कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंदी आ रहा है अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था सुस्त हो गई है, डिमांड सप्लाई का खेल यहां बिगड़ गया है, तो यहां पर बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के काम चला गया। लेकिन जैसे ही विकास की गति जो है तीव्र हो जाएगी, यानी कि फिर से डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा तो सप्लाई चाहिए, यानी कि लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा, तो फिर बेरोजगारी कम हो जाएगी। ये मामला समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चक्रीय बेरोजगारी भी अब आप समझ चुके हैं, और प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करते हैं। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वह वास्तविक जरूरत से ज्यादा लोग किसी क्षेत्र में होते हैं, तब प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। अब इसको मैं एक उदाहरण से फिर से समझाऊंगा, जैसे अभी तक हम उदाहरण से समझाते रहे। चलिए, गांव चलते हैं हम लोग, और गांव चलते हैं, वहां पर खेती होती है हमारी। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा गांव गए 10 दिन के लिए, वहां मानसून का मौसम अभी आया हुआ है जुलाई अगस्त में, और खेती अभी चल रही है। यहां पर क्या है कि 3 लोग हमारे परिवार में है ना, यहां पर 3 लोग हैं, 3 लोग में एक माताजी हैं, एक पिताजी हैं, और एक जो है आपका कोई भाई होगा। तो 3 लोग खेती में शामिल हैं, 3 मेंबर यहां फैमिली के हैं, और इनके ही दम पर यहां पूरी कृषि आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जरूरत नहीं है। आप जाइए यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर में कीजिए। लेकिन अभी तो आप पहुंच चुके हैं घर पे, तो एक मेंबर आप एक्स्ट्रा हो गए,
यूपीएससी छोड़ करके अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप कृषि में लग गए। 3 लोग इस काम को कर रहे थे, आप भी इसमें शामिल हो गए। आपने कहा ऐसे कैसे, मैं भी हेल्प करूंगा। टोटल कितने लोग हो गए? 4 लोग अब हो गए इसमें। जरूरत कितने लोगों की थी? 3 ही लोगों से ये काम हो जा रहा था। आप पहुंच गए, चौथे लोग मिल गए हैं। जरूरत आपकी थी नहीं, तो आप क्या है, रोजगार प्राप्त कर लिया? नहीं, आप बेरोजगार ही हैं। और ये बेरोजगारी छिप जाती है, छुपी हुई बेरोजगारी दिखती है, लेकिन सही मायने में यहां बेरोजगारी है। और यहां पर एक व्यक्ति बेरोजगार है, इसको कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी, यानी कि जरूरत है नहीं उनकी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है ना, अब खेतों में देखेंगे कि तकनीक का विकास हम लोग शुरू कर दिए हैं। थोड़े देर आए हैं पर दुरुस्त आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इस पे। भारत भी आगे बढ़ रहा है, तकनीक के माध्यम से खेती किया जा रहा है। पश्चिमी भारत की स्थिति देखेंगे, पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो और बहुत अच्छी स्थिति दिखेगी आपकी। साउथ इंडिया में भी दिखेगा। जो उत्तर भारत का एरिया है वहां भी धीरे धीरे तकनीक का प्रयोग अब होता जा रहा है एग्रीकल्चर में। अब जैसे जैसे तकनीक का प्रयोग होगा वैसे वैसे कृषि में लोगों की जरूरत कम होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग लगे रह गए तकनीक के साथ साथ, वहां पर प्रचंड बेरोजगारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह स्थिति समझ गया। अब यहां पर मौसमी बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए, शब्द क्या कहता है? मौसमी। तो जाहिर सी बात है मौसम से संबंधित कोई बात होगा। बेरोजगारी यानी कि वह बेरोजगारी जिसका कुछ ना कुछ संबंध तो मौसम से होने वाला है। अब समझ गए। अब मौसम से संबंध क्या हो सकता है? तो वर्ष के कुछ मौसम के दौरान यह देखने को मिलता है कि वहां पर नौकरी खत्म हो जाती है, यानी कि काम ही नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जुलाई का मौसम आया, मानसून ले आया, झमाझम बारिश हो गई, तो यहां पर क्या हो गया, ये सभी लोग खेतों में पहुंच गए, कृषि करने लग गए। लेकिन भैया फिर क्या हुआ, सितंबर अक्टूबर में जाकर के अब मानसून वगैरह खत्म। अब इन लोगों की जरूरत जो है कृषि में है नहीं। अब क्या हो गए, वो सभी लोग जो कृषि में गए थे वो अब क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। शुरुआत के 2-3 महीने तो उनको काम मिला मानसून के समय, लेकिन मानसून खत्म होते ही बेरोजगार हो गए। यह स्थिति आपको समझना है ना, तो मैं फिर से उदाहरण पे आपको ले जाऊंगा। किसी भी चीज को एग्जाम्पल के साथ पढ़िए, आंसर भी लिखिए ना, तो इस तरह से क्रिएटिव आंसर लिखिए, बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। जैसे कि आप हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों को ले लीजिए, जो पश्चिमी भारत का हिस्सा है। वहां पर जब फसल की बुआई होती है या फसल की कटाई होती है, तो बड़े स्तर पे मजदूर जो है देश के अन्य हिस्सों से वहां पहुंचते हैं। 2-3 महीना तो काम करते हैं, उनके पास रोजगार होता है। लेकिन जैसे बुआई का समय खत्म हो जाता है या फसल की कटाई का समय खत्म हो जाता है, उनके पास अब कोई काम नहीं रहता। तो वो सभी मजदूर जो देश के अन्य हिस्से से पलायन करके वहां पहुंचे थे, वो सब अब बेरोजगार हो जाएंगे। यह परिस्थिति देखने को व्यवहारिक स्तर पर मिल रहा है और सरकार जो है इससे लगातार दो चार हो रही है। प्रशासनिक स्थिति भी इससे चरमराता नजर आ रहा है। जब आप कलेक्टर बनेंगे तो इसके लिए कुछ जरूर सोचिएगा कि क्या किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। और भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण को लेकर के हम चर्चा कर लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और है मेंस का एक अलग से टॉपिक ही है इकोनॉमी में, इसलिए डिटेल से इसको थोड़ा सा आप समझिए। देखिए, जब भी आपको नेगेटिव किसी चीज का देखना हो ना, भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह के संदर्भ में या सामाजिक परिस्थिति में भी आप देखेंगे, तो एक चीज को आप सीधा आंख मूंद के लिख दीजिएगा, बस उसको उस परिप्रेक्ष्य में आपको सही से एक्सप्लेन कर देना है। वह क्या है? भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कुछ नहीं देखना है, जनसंख्या लिख दीजिएगा। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, बस उसका कहीं ना कहीं यहां पर अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। अब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ये क्या लिखा हुआ अभी नहीं पढ़ना है, जाने दीजिए इसे। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। भाई जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, लेकिन संसाधन तो उतना ही है। 4 घर था, यहां देखिए 4 घर था, 2 आदमी रहते थे तो दोनों के पास 2-2 घर था ना। पीढ़ी आगे बढ़ी, घर 4 ही रहा, 4 लोग हो गए, तो अब सबके पास एक एक घर ही बच रहा है ना। मामला समझ में आ रहा है? पीढ़ी आगे बढ़ी, 6 लोग हो गए, एक घर भी नहीं मिला किसी के पास। समझ गए? यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहा है, रिसोर्सेज तो कम हो रहा है, लगातार घटता जा रहा है रिसोर्सेज। तो इस स्थिति में क्या हो रही है कि भारत की जनसंख्या की जो तीव्र गति से रफ्तार बढ़ रही है, वह कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। अब सामाजिक परिस्थिति क्या कहती है? देखिए, भारतीय समाज की जाति व्यवस्था को अगर आप लेकर के बात करेंगे तो जाति व्यवस्था एक सच्चाई है हमारे समाज की। अब जाति व्यवस्था जो है वो वैदिक काल की तो रही नहीं कि जो लोग जो जिस काम को करेंगे उस काम के जातिगत माने जाएंगे। पहले क्या था?
कि जो क्षत्रिय का काम करते थे, यानी कि रक्षा का काम करते थे, वो सभी क्षत्रिय होते थे। ठीक है, जो व्यापार का काम करते थे वो सभी वैश्य होते थे। पहले वर्ण व्यवस्था ऐसी थी, अब तो ऐसा नहीं रहा। अब क्या रह गया कि अलग अलग कास्ट हो गए हैं। अब कुछ लोगों को लगता है कि देखिए, मैं तो ठहरा फलाने जाति का, लेकिन ये काम छोटा मुझे लग रहा है, मैं इस काम को नहीं कर सकता, जबकि वो उस काम के करने के लिए योग्य हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है, वो कर सकते हैं, लेकिन समाज में उस काम के प्रति उनकी प्रतिष्ठा, उसको उनको लगता है कि मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, भला मैं कैसे करूंगा इस काम को, मैं साफ सफाई का काम नहीं कर सकता, मैं तो उच्च वर्ग से आता हूं। जब इस तरह की सोच आएगी तो चीजें रहते हुए भी, काम रहते हुए भी वो बेरोजगार रह जाएंगे, वह काम नहीं कर पाएंगे। तो सामाजिक परिस्थिति भी जो है इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है, और जाति व्यवस्था भारत की उसके लिए एक मुख्य कारण तो है। और भारत में कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता के कारण मौसमी बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसकी चर्चा हम कर लिए, रिपीट नहीं करना चाहते। कुटीर और लघु उद्योगों का पर्याप्त विकास ना हो पाना, यहां पर बात की जा रही है, किधर लिख दूं, यहां लिख देता हूं, एमएसएमई। वैसे भी जब भी आप मेंस की तैयारी कीजिए, मैं आपको एकदम कहना चाहूंगा कि एमएसएमई सेक्टर को ना ध्यान से आपको पढ़ना है। एमएसएमई सेक्टर पे एक अलग से नोट 2-4 पेज का तैयार कर लीजिए, पूरा एक सही से आपको मिल जाएगा। मैंने एक लेक्चर लिया था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कभी विस्तार से, यह चर्चा में मुद्दा आ जाएगा कभी, तो विस्तार से आपको बता ही दूंगा एमएसएमई सब के बारे में। ठीक है, यहां पर देखिए, किसी भी देश में बड़े स्तर पर निवेश हमेशा नहीं होता रहता है। अगर आपको बेरोजगारी हटानी है तो आपको स्थानीय स्तर पर रोजगार लगाना पड़ेगा, और स्थानीय स्तर पर पंचायत में जाके बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो नहीं आने वाली, तो क्या करना है, छोटे छोटे उद्योगों को लगाना है। मैंने आपको अभी हाल ही में 3 दिन पहले प्रधानमंत्री 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला के प्राचीर से एक स्पीच देते हैं, उस स्पीच को एक्सप्लेन किया था। उसमें उन्होंने एक योजना की घोषणा की थी। उस योजना का क्या नाम था, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तब तक इधर नहीं देखना है। विश्वकर्मा योजना, यही था ना, विश्वकर्मा योजना। और मैंने कहा था कि विश्वकर्मा योजना जो है कहीं न कहीं एमएसएमई सेक्टर को समृद्ध करेगा। हाथ से जो लोग हैं, हाथ से कोई चीज बनाते हैं और काम कुछ भी रोजगार का करते हैं, उन सभी को संबल करने का काम जो है विश्वकर्मा योजना के तहत किया जाएगा। जैसे लोहार हो गया, बढ़ई हो गया, कुम्हार हो गया, बुनकर हो गया, तो ये सब किस तरह आ जाएंगे, हाथ से कुछ चीजें बनाते हैं, मशीन का तो बहुत उपयोग नहीं करते ना, तो इनके लिए यह हो जाएगा, और ये एमएसएमई सेक्टर के तहत आएंगे। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग हैं जिनको अगर सरकार ध्यान दे, और सरकार लगातार ध्यान दे रही है, फंड दे रही है, लोन दे रही है, इन सब चीजों पे अगर सरकार ध्यान देती है तो कुटीर और लघु उद्योगों का विकास होगा, और इससे क्या होगा, अधिकांशतः लोगों को रोजगार भी मिलता नजर आएगा। बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार की पहल है। देखिए, सरकार की पहल को हम बहुत ज्यादा डिफाइंड अभी नहीं करेंगे, आपको इस चैनल पे ये सभी योजनाएं पड़ी हुई है, पहले से वीडियो बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन एक नजर में मैंने कहा था, चूंकि आज आपका नोट्स पूरा बेरोजगारी पे तैयार हो जाएगा, इसीलिए मैं इस योजनाओं को बता देता हूं, आप अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा पढ़िए और कमेंट बॉक्स में लिखिए बाकी योजनाओं के संदर्भ में, फिर मैं देखूंगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा का मैंने बात किया ही था कि ग्रामीण स्तर पर, यह राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है कि ग्रामीण स्तर पर क्या है, रोजगार गारंटी का यह अधिनियम है। आजीविका और उद्यम के लिए अपेक्षित व्यक्तियों के लिए समर्थन की बात की जा रही है। पीएम दक्ष योजना की बात आप जानते हैं, पहले भी इस पर चर्चा किया जा चुका है। उसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आप जानते हैं इसको लेकर के काफी स्किल इंडिया मूवमेंट वगैरह चलाया जाता है, यानी कि कुछ ना कुछ हुनर आपको सिखा दिया जाए। हुनर सीखने से क्या होगा कि आप जो है कि काम देने वाले बन जाएंगे, आपके पास खुद काम आ जाएगा, या काम करने भी जाएंगे कहीं पर तो आपके पास स्किल रहेगा, आपके पास हुनर रहेगा तो जल्दी काम मिल जाएगा। स्टार्टअप इंडिया, जाहिर सी बात है कि आप अपना कुछ व्यवसाय शुरुआत कीजिए, छोटा ही हो पर अपना हो तो ज्यादा अच्छा होता है। और रोजगार मेला, रोजगार मेला क्या होता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां ढेर सारी आती हैं, आपको वहाँ डॉक्यूमेंट वगैरह लेके पहुंचना है, डायरेक्ट कंपनी के साथ वहाँ इंटरव्यू होगा, वहाँ के इंटरव्यू हो जाएगा, आप उनके योग्य हो गए, उसी रोजगार मेला में एक ही जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नौकरी मिल गया, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। तो इसके लिए रोजगार मेला सरकार जगह जगह लगाते रहती है। तो ये सब बातें हो गई। अन्य संभावित उपाय क्या हो सकता है, ठीक है, इसको लेकर के चर्चा करते हैं। ये अनसंभावित उपाय किसके लिए है, बेरोजगारी के दर को कम करने के लिए, बेरोजगारी के दर को कम करने की बात की जा रही है। कृषि में निवेश में वृद्धि
पर बल देना होगा, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें निवेश करना पड़ेगा। क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश करना पड़ेगा ज्यादा? मैंने पहले क्यों नहीं कहा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करना पड़ेगा? सर्विस सेक्टर को और अच्छा कीजिए। देखिए, भारत गांव का देश है, ठीक है, और जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है ना, वह मैंने पहले भी कहा था कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था को बचा करके रखा हुआ है, और एग्रीकल्चर सेक्टर पर देश की तकरीबन 50% से अधिक जनसंख्या निर्भर करती है खेती बाड़ी पर। इसीलिए यदि उतने बड़े जनसंख्या को, और वो गांव में रहती है, उनको अगर डेवलप करना है, उनको आपको बेहतर जीवन स्तर देना है, तो आपको कृषि में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तकनीक लाने पड़ेंगे, ठीक है, आधुनिक तरीके से खेती करनी पड़ेगी, और कृषि का विविधीकरण करना पड़ेगा। कृषि का विविधीकरण का मतलब क्या समझते हैं? आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप गांव जाइएगा, हमारे जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, वो लोग क्या करते हैं? धान गेहूं मक्का, धान गेहूं मक्का, यही खेती करते रहेंगे। आप उन्हें कुछ अलग बताइए कि फलाना एक फ्रूट्स आया है नया करके, वो तैयार करते हैं, या आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कहेंगे यहाँ ना सेब की खेती करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, पपीता की खेती करते हैं, वो डर जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, नई नई चीजें बताते रहते हो, वो फिर से धान गेहूं कहेंगे। तो विविधीकरण की बात की जा रही है कि यहां पर खेती में विविधता ले आइए, अलग अलग फसलें कीजिए, नगदी फसल जो है उस पर काम कीजिए, ताकि आपका निर्यात बढ़ सके, डिमांड जो है वो जो मार्केट में बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर से सप्लाई हो सके, और किसानों की आय भी इससे दोगुनी हो पाएगी, जो 2022 तक सरकार पहले टारगेट रखी थी, लेकिन कोरोना वगैरह की वजह से वो पूरा नहीं हो सका। आप जानते हैं कि बहुत तरह की योजनाएं सरकार चला रही है ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। निर्यात वृद्धि के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योग पर भी जोर देने की बात की जा रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन की बात की जा रही है, क्योंकि अगर शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार सृजन करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल में डेवलप हो पाएगा, ठीक है, हम सभी जो इंसान हैं वो मानव पूंजी बन जाएंगे, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत बेहतर अपने राष्ट्र के लिए कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो निश्चित तौर पर विकास करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? पूरा शहर जो है गांव के लोगों से भर जाएगा, ठीक है, सभी गांव के लोग पलायन कर जाएंगे अच्छे जीवन स्तर की चाहत में शहर में, फिर गांव खाली हो जाएगा। तो गांव का आप विकास कीजिए, इससे क्या होगा कि शहर पे दबाव कम होगा और गांव भी बेहतर कर पाएगा। तो शहरी क्षेत्र में नौकरियां मिलती रह जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र भी डेवलप करेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार बहुत जरूरी है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार कहने का मतलब है कि आप मार्केट ओरिएंटेड एजुकेशन दीजिए। आप ये देखिए कि डिमांड क्या है बाजार में। भाई डिमांड यह चल रहा है आजकल कि एआई टेक्नोलॉजी पर बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, और आज भी आप टाइपिंग सीख रहे हैं, तो आपको यह काम कहां से मिलेगा? समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यानी कि आप देखिए कि आपको डिमांड क्या है, बाजार किस तरफ जा रही है, उस तरह की शिक्षा दीजिए आप, ठीक है। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में 1990 का डिवाइसेस मत पढ़ाइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर काम करवाइए, ठीक है, ताकि जो है जब वो प्लेसमेंट में बैठे हो बच्चा तो उसको तुरंत नौकरी मिल जाए, उसको कंपनी हायर कर ले, यह कहने की बात है। हालांकि जो भी नई शिक्षा नीति सरकार लेकर के आई है 2020 में, उसमें इन सब चीजों पर जोर दिया गया है और शिक्षा का भारतीयकरण भी किया गया है ताकि बेरोजगारी उससे कम हो सके। इस पर एक संभावित प्रश्न है, ठीक है, यह प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का, इसको देख लीजिए। नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल होने से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को कहा जाता है। इस पर हम चर्चा किए हैं। 4 विकल्प है: चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। 4 विकल्प में से जो भी आपको सही लगे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख भेजिए। मैं रेगुलर वैसे देखते भी रहता हूं, आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि आप में से अधिकांशतः लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। हालांकि कल वाले लेक्चर को आप लोग देखिएगा, कल वाले लेक्चर में आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत जवाब दिया है, तो उस स्टेटमेंट को फिर से जाके पढ़िए, देखिए कि क्या कहा गया है। सार्क कन्वेंशन की बात की गई, वहां आप लोग गलत कर रहे हैं, तो उसको देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आप सही जवाब देंगे, और इस लेक्चर में हम इतनी ही बातें रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।